चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक जो आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पावर। तो क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक पावर? देखिए, ये जो टर्म पीछे लिखी हुई है पावर, ये तो आपने कहीं ना कहीं पर सुनी होगी। क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 11th में हमने पावर के बारे में स्टडी किया हुआ था। पावर क्या होती है? देखिए, कोई भी मशीन या तो फिर कोई भी जो पर्सन है वो जब काम करता है तब उसका काम करने का जो रेट है उसको हम बोलते हैं पावर। एक एग्जांपल से समझिए, सपोज हमारे पास दो पर्सन है और हमें क्या करना है, हमें मान लीजिए कोई एक वॉल बनानी है, यानी कि कोई एक दीवार जो है उसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है। हमने दोनों पर्सन को कहा कि भाई आपको इतने डायमेंशन वाली एक वॉल है वो बनानी है। अब दोनों ने काम स्टार्ट किया। सपोज पहला जो पर्सन है उसने वो वॉल यानी कि वो दीवार बना दी सिर्फ 5 घंटे के अंदर, लेकिन दूसरा जो पर्सन है उसने वही सेम डायमेंशन वाली वॉल बनाने के लिए मान लीजिए 6 आवर जितना टाइम लिया। तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन है उसने वो जो काम था एक वॉल कंस्ट्रक्ट करने का वो 5 घंटे में कंप्लीट किया और जो सेकंड पर्सन है उसने 6 घंटे लिए। तो फर्स्ट पर्सन ने कम टाइम लिया, तो हम ऐसा बोलेंगे कि उसका जो वर्क करने का जो रेट है वो ज़्यादा है, या फिर उसको ऐसा बोलेंगे कि जो फर्स्ट पर्सन है उसका जो पावर है वो कैसा है, ज़्यादा है, वो ज़्यादा पावर के साथ काम करता है, इसलिए कम टाइम में वो काम है वो पूरा कर देता है। दूसरा एक एग्जाम्पल समझिए, सपोज हमारे पास 2 बाइक है और हम क्या करते हैं, हम दोनों बाइक को पास में रखते हैं और दोनों के एक साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज कि हमको यहाँ से 100 मीटर दूर उसको लेके जाना है। इन शॉर्ट हमें दोनों के बीच में एक रेस लगानी है। सपोज जो फर्स्ट बाइक है वो 100 मीटर कवर करने के लिए 10 सेकंड जितना टाइम लेती है और जो सेकंड बाइक है वो मान लीजिए 100 मीटर कवर करने के लिए 20 सेकंड जितना टाइम लेती है। अब जो फर्स्ट बाइक है वो कम टाइम में पहले पहुंच जाती है, इसलिए हम ऐसा बोलेंगे कि जो फर्स्ट बाइक है उसका जो पावर है वो कैसा है, ज़्यादा है, वो ज़्यादा पावर के साथ काम करती है, ज़्यादा पावर के साथ भागती है, इसलिए कम टाइम में पहुंच जाती है। तो पावर के अंदर हम किसको रिलेट करते हैं? तो हम वर्क को और टाइम को रिलेट करते हैं। इसलिए पावर का जो हमारा इक्वेशन है वो कुछ ऐसा होता है। देखिए कि पावर इज इक्वल टू होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए, अगर कोई पर्सन या तो फिर कोई मशीन कम टाइम में कोई वर्क करेगी तो उसका पावर कैसा होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने फटाफट काम कर लिया। और अगर कोई पर्सन या तो फिर कोई मशीन ज़्यादा टाइम लेती है कोई वर्क करने के लिए तो उसका जो पावर है वो कैसा होगा? कम होगा, वो धीरे यानी कि कम पावर से वो काम करती है, ऐसा हम उसको बोलेंगे। अब देखिए, जब वर्क होता है तो वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। जो फर्स्ट एग्जांपल था, जो पर्सन जो थे दोनों, उसने वो वॉल कंस्ट्रक्ट की तो वर्क करने के लिए उसने खुद की एनर्जी लगाई होगी, इसलिए वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ती है। सेम एग्जांपल अगर हम बाइक का ले तो बाइक में वो उसको चलने के लिए उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। वो वर्क कौन करता है? तो कि इंजन बाइक के ऊपर वर्क करना पड़ता है। इंजन बाइक के ऊपर वर्क करता है, कैसे वर्क करता है? तो उसके अंदर जो पेट्रोल होता है वो उसको बर्न करता है और उसमें से जो एनर्जी होती है वो एनर्जी देती है, वो इंजन एनर्जी देता है बाइक को और उस तरह से बाइक चलती है। इन शॉर्ट, वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब वर्क होता है तब एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, इसलिए इसके बराबर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। और ये एनर्जी कितनी होगी? तो कि भाई जितना काम हमें करना है उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, इसलिए वर्क डन को हम एनर्जी कंज्यूम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पावर के 2 फॉर्मूले हो गए। तो इसके ऊपर से हम पावर की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। कैसे? तो पावर की एक डेफिनेशन तो ऐसी होगी कि देखिए, कोई भी क्वांटिटी के नीचे अगर टाइम आता है तो हम उसको बोलते हैं वो क्वांटिटी का रेट। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। यानी कि कोई एक मशीन है उसका वर्क करने का जो रेट है वो कैसा है उसको हम बोलते हैं उसका पावर। कोई भी क्वांटिटी के नीचे अगर टाइम आता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ, और वो क्वांटिटी को बाद में लिख देंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज क्या हो जाएगा? पावर। और इसके ऊपर से भी इसके डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि रेट ऑफ, ये एनर्जी के नीचे भी टाइम है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम यानी कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी
इज क्या हो जाएगा, पावर। अब देखिए ये जो हमने पूरा टर्म पढ़ा पावर, ये एक जनरल टर्म था, लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है भाई, देखिए कोई भी जो सर्किट होती है उसके अंदर क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होगा मतलब कि उसमें चार्जेस फ्लो होते होंगे। अब चार्जेस को फ्लो होने के लिए उसको कोई एनर्जी तो देता होगा ना, तो वो एनर्जी कौन देता है, तो कि बैटरी देती है। तो बैटरी कंटिन्यूसली अपने अंदर केमिकल रिएक्शन करती है और एनर्जी बनाती है, और वो एनर्जी देती है किसको, चार्जेस को। यानी ऐसा हम बोल सकते हैं कि वो जो बैटरी है वो वर्क करती है किसके ऊपर, चार्जेस के ऊपर। तो इसी को हम अगर रिलेट कर दें इसके साथ, तो क्योंकि जो बैटरी है वो चार्जेस के ऊपर वर्क करती है, तो वर्क करने का जो रेट है बैटरी का उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। यहां पर ये जो पावर था वो हम जनरल टर्म में सीखा था, लेकिन वही काम अगर बैटरी करेगी, यानी कि सर्किट में अगर हम पावर के बारे में बात करते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पावर। यहां पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हम डिनोट करते हैं P से। अब ये जो पावर P है उसका हम एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहां पर पहले तो हम लिख लेते हैं कि पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए ये वर्क डन, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो उसके अंदर वर्क कौन करता है भाई, तो कि उसके ऊपर बैटरी वर्क करती है। बैटरी अगर वर्क करती है तो वो कैसे करती है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस लगा के वर्क करती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमें डेफिनेशन पता है कि कोई भी एक चार्ज है उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के ऊपर ले जाने के लिए हमें उसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो उसका जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसा होगा, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम डिनोट करते हैं V से, और वर्क डन जिसको हम डिनोट करते हैं W से, और ये चार्ज उसको हम डिनोट करते हैं Q से। तो इन तीनों के ऊपर से हम लिख सकते हैं कि वर्क डन W इज इक्वल टू, ये चार्ज अगर यहाँ पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कि वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q। अब ये Q है उसको अगर हम करंट के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा, देखिए करंट की हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। कोई एक टाइम के अंदर कितना चार्ज कोई एक वायर में से पास होता है उसको हम उसका करंट बोलते हैं। इसलिए ये जो करंट होगा, करंट I, वो हम किसको बोलते हैं, तो कि चार्ज पर टाइम, यानी कि I इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज जो इसको हम बोलते हैं Q और टाइम को हम बोलते हैं T। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू Q बाई T। तो इसके ऊपर से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये चार्ज Q इज इक्वल टू, ये T अगर यहाँ पर चला गया तो ये हो जाएगा I इंटू T। अब ये Q की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रख देंगे, देखिए यहाँ पर, तो W का जो हमें इक्वेशन मिलेगा वर्क डन का, वो होगा वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q की जगह पे अब आ जाएगा I इंटू T। तो ये हो जाएगा V I T। तो ये हमको एक इक्वेशन मिला वर्क डन का। अब ये वर्क डन का जो इक्वेशन है वो हम लेके रख देते हैं कहाँ पर, इस इक्वेशन में, सॉरी इस इक्वेशन में, और जो हमारा पावर का इक्वेशन है उसमें। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि, देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि पावर P इज इक्वल टू वर्क डन यानी कि W डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि T। तो ये जो हमारा इक्वेशन है उसके अंदर अगर वर्क डन की वैल्यू हम यहाँ से रख दे तो पावर का जो इक्वेशन है वो हो जाएगा पावर P इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और वर्क डन इसकी वैल्यू हमने निकाली क्या, V I T डिवाइडेड बाय T। तो ये T से T अगर कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हमको पावर का जो इक्वेशन है वो मिलेगा कि पावर P इज इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ V और I।
तो ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया पावर का, कि पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। ये इक्वेशन हमको याद रखना है। अब इस इक्वेशन के ऊपर से कुछ और मॉडिफाइड इक्वेशन हम बनाते हैं जो कि हमको यूज़ करने पड़ेंगे किसके अंदर, कुछ एग्जाम्पल जो हम सोल्व करेंगे उसके अंदर। अब देखिए वो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर ही बना लेता हूँ ताकि स्पेस हमारा थोड़ा बच जाए। हमारे पास इक्वेशन है P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब ओहम्स लॉ से हमें क्या पता है कि V इज इक्वल टू होता है आई आर। वी नो दैट V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो पावर का जो हमारा इक्वेशन है वो हो जाएगा P इज इक्वल टू, ये V की जगह पे हो जाएगा आई आर इंटू आई। तो I और I दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए पावर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। तो ये हमारा एक दूसरा इक्वेशन आ गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब इसी में हम कुछ मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसके ऊपर से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि I, इसके ऊपर से I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। तो ये I की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमको क्या मिलेगा कि P इज इक्वल टू, ये I का स्क्वायर है तो ये पूरा टर्म का भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ऊपर एक R हमारे पास ऑलरेडी था। तो ये देखिए नीचे R स्क्वायर ऊपर एक R, तो एक R से ये R स्क्वायर में से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको पावर का एक और इक्वेशन मिलेगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो ये हमारा एक और अलग टाइप का इक्वेशन हो गया, P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो इस तरह से पावर के 3 फॉर्मूलाज हम बना सकते हैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आपको याद सिर्फ एक रखना है, P इज इक्वल टू वी आई। इसके ऊपर से आप ये दोनों कंसेप्ट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू वी आई में ये V इज इक्वल टू आई आर तो आपको पता होगा, तो आई आर अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, और यही वैल्यू अगर आप इसमें रख दोगे उसके ऊपर से करंट की वैल्यू तो आपको मिल जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये दोनों जो इक्वेशन है उसको हम एग्जाम्पल में जब यूज करेंगे तब आपको तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। एक और बात कि ये दोनों इक्वेशन है वो कब कब यूज करते हैं, देखिए हमने जो हमारा एक टॉपिक था कि रेजिस्टेंस को हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमने वहाँ पर 2 मेथड सीखी थी। एक, हम रेजिस्टेंस को सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर सभी रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। हमको पता है कोई भी जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उसको कनेक्ट करने के हमारे पास 2 मेथड थी। अगर हमने सभी जो रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट किया सपोज सीरीज में, ऐसा जो हम कनेक्शन बनाते थे उसको हम क्या बोलते थे, सीरीज कनेक्शन। तो अगर हमने सभी अलग अलग डिवाइसेस को यानी कि सभी अलग अलग रेजिस्टेंस को अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है तो वहाँ पर हमने क्या, मैंने आपको सिखाया था कि अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इन तीनों के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, इसलिए इन तीनों के पास जो करंट की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। लेकिन तीनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, अलग अलग होगी। इसलिए अगर करंट की वैल्यू, ये कौन सा एक तो कनेक्शन है सीरीज, तो सीरीज में अगर करंट की वैल्यू तीनों में सेम है, इसलिए उसमें अगर हम फाइंड करना चाहते हैं किसी कंपोनेंट का पावर तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि यहाँ पर जो I है वो कैसा है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए वहां पर अगर हमें पावर फाइंड करना है तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। उसी तरह से जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, तो वहां पर हम सारी जो डिवाइस है यानी कि सभी जो रेजिस्टेंस है उसको हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कनेक्शन हमने बनाया उसको हम कौन सा कनेक्शन बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन में हमने क्या बोला था कि पैरेलल में तीनों जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, यानी कि V तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा उसको करंट को फ्लो होने के लिए यहाँ पर 3 रास्ते हैं, इसलिए तीनों में जो करंट होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर V जो है वो कैसा होगा, सेम, या तो फिर कांस्टेंट भी उसको आप बोल सकते हो। यहाँ पर जो I है वो कैसा होगा, सेम।
तो अगर v जो है वो सेम यानी कि v कांस्टेंट है, तो पैरेलल में अगर आपको पावर को फाइंड करना है तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, v² डिवाइडेड बाई r। देखिए सीरीज में i कांस्टेंट है, इसलिए हम ऐसा इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें जो v है वो नहीं आता हो, क्योंकि यहाँ पर v की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो आप एक इक्वेशन में देख लीजिए कि सीरीज या तो फिर पैरेलल में जो कांस्टेंट रहेगा उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर i सेम है तो i वाला इक्वेशन यूज करेंगे पावर वाला, और अगर v सेम है तो जिसमें v होगा वो इक्वेशन यूज करेंगे पावर का। तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल में हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना है वो याद रखना है। अगर i कांस्टेंट है तो i² और v कांस्टेंट है तो v², ये इक्वेशन हम यूज करेंगे पावर को फाइंड करने के लिए जब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। अब एक और बात कि ये जो पावर है उसका यूनिट क्या होगा। तो देखिए पावर का इक्वेशन जो है वो आप देखिए, पावर का इक्वेशन क्या है, वर्क डन पर टाइम, यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसके ऊपर से इसका यूनिट हम बना सकते हैं, यूनिट हम इसका बना सकते हैं, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, तो ये जूल, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड। लेकिन हर बार इतना लंबा यूनिट ना लिखना पड़े इसलिए हमने एक साइंटिस्ट के नाम पे पावर का यूनिट बनाया है वोट। क्या, वोट, ये उसका SI यूनिट है, SI सिस्टम में उसका यूनिट है वोट। जेम्स वोट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसके नाम के ऊपर हमने पावर का जो यूनिट है वो रखा है वोट, और वोट को हम डिनोट करते हैं W से, इससे W से। तो ये यूनिट होगा पावर का क्या, वोट। अब देखिए पावर का यूनिट वोट है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन 1 वोट पावर हम कब कहेंगे, हमेशा कब बोल सकते हैं कि इस सर्किट में 1 वोट पावर है। तो देखिए वो हम बना सकते हैं इस इक्वेशन के ऊपर से, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू क्या है, VI। देखिए V और I दोनों की वैल्यू अगर हम 1 1 कर दें, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर 1। तो वोल्टेज और करंट दोनों, ये क्या है, I है, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट दोनों अगर 1 1 है, ओके, मैंने I यहाँ पर ठीक से लिखा तो है ना, P इज इक्वल टू VI, ओके। V और I दोनों की वैल्यू अगर हम 1 1 कर देते हैं तब पावर की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि अगर कोई सर्किट में हम 1 वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तब उस सर्किट में से अगर 1 एम्पियर जितना करंट फ्लो होगा, तब हम ऐसा बोलेंगे कि उसमें 1 वोट जितना पावर है, उस डिवाइस के पास 1 वोट जितना पावर है। तो इस तरह से हम 1 वोट की डेफिनेशन बना सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 वोट इज इक्वल टू, ये क्या है, V, यानी कि उसका यूनिट होगा वोल्टेज, तो ये 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई I का यूनिट है एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। यानी कि कोई एक सर्किट के अंदर जब हम 1 वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तब उसमें से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तब उस डिवाइस का जो पावर है वो 1 वोट होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब ये जो 1 वोट है वो एक स्मॉल यूनिट है। क्यों, देखिए सपोज आपको एक रोड जो है वो मेजर करना है, रास्ता कितना लंबा है वो आपको मेजर करना है, तो उसको आप किस में मेजर करते हो, किलोमीटर में। वहाँ पर अगर आप जो हमारा स्केल है वो लेकर गए तो उसमें यूनिट होता है छोटा छोटा सेंटीमीटर, तो वो सेंटीमीटर है वो एक छोटा यूनिट है, इसलिए हमने उसका बड़ा यूनिट बनाया, सेंटीमीटर से बड़ा एक मीटर, फिर हमने बनाया किलोमीटर। उसी तरह से ये जो वोट है वो एक छोटा यूनिट है। एक्चुअली में प्रैक्टिस में जो हम डिवाइसेस सारी यूज़ करते हैं उसमें कई 1000 में, कई 100 में जो वोट है वो पावर हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसका एक बड़ा यूनिट हमने बनाया, उसको हम बोलते हैं किलोवोट। किलोवोट हमको पता है कि किलो जब हम लिखते हैं इसका मीनिंग होता है 1000। अगर 1000 कहीं पर होता है तो उसको हम एक किलो लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर किलोवोट अगर हमने लिखा तो 1 किलोवोट, इसका मीनिंग क्या होता है कि 1000 वोट, इतना पावर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये कुछ बात हो गई पावर के बारे में। पावर का इक्वेशन है VI, उसके ऊपर से 2 और इक्वेशन में बनाई I² और V²/R, और उसका यूनिट है वोट। अब यहाँ पर हम ये जो एनर्जी के बारे में हमने बात की थी, तो एनर्जी का भी कुछ जो यूनिट है वो हम बना सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं तब हम उसका यूनिट जो है वो यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम एनर्जी का यूनिट हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से कुछ मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस क्रिएट हो जाए, ठीक है।
अब देखिए ये एनर्जी का यूनिट अगर हम बनाना चाहें तो इस इक्वेशन के ऊपर से हम बना सकते हैं। कैसे? देखिए, एक तो हमारे पास है पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसके ऊपर से हम ऐसा लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू होगा, ये टाइम अगर यहां पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इसके ऊपर से हम इसका यूनिट लिख सकते हैं कि एनर्जी का जो यूनिट है वो हो जाएगा, पावर का यूनिट क्या है? वॉट, और जो टाइम है उसका यूनिट हम यहाँ पर लेते हैं आवर। क्योंकि ये जो वॉट है वो बहुत ही छोटा यूनिट है, इसलिए हम पर आवर में जो एनर्जी है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए फाइनली जो इसका यूनिट एनर्जी का हमको मिलेगा वो है वॉट आवर। अब जैसे हमने वॉट का बड़ा यूनिट लिखा था किलो वॉट आवर, उसी तरह से ये वॉट आवर का भी हम एक बड़ा यूनिट लिख सकते हैं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे ये भाई 1000 वॉट आवर, तो हमको इसका बड़ा यूनिट मिल जाएगा, वो हो जाएगा किलो वॉट आवर। तो ये यूनिट है किसका? एनर्जी का। तो ये किलो वॉट आवर है, ये कॉमर्शियल यूनिट है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किस में आता है? यूनिट में आता है। आपने पर मंथ में इतना यूनिट एनर्जी यूज़ किया, ऐसा आपके बिल में लिखा होगा। अब ये जो 1 किलो वॉट आवर है उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। 1 किलो वॉट आवर, इसको हम बोलते हैं क्या? 1 यूनिट। अब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किस में आता है? यूनिट में आता है, कि आपने कोई मंथ में इतना किलो वॉट आवर एनर्जी है वो यूज़ किया। तो ये बात हो गई कुछ कॉमर्शियल यूनिट के बारे में। एक और बात कि इसको अगर आप ऐसा लिखना चाहो कि आपने इतनी जूल एनर्जी खर्च की, इतनी जूल एनर्जी आपने यूज़ की, तो जूल में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो सिंपली आप उसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि ये वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड में लिखा। देखिए वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड हमने लिखा था। तो कितना जूल एनर्जी हमने यूज़ किया उसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा कि जूल इज इक्वल टू वॉट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। तो ये किलो वॉट आवर है, उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहो जूल में तो सिंपली इसको आप सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कि ये देखिए किलो यानी मतलब क्या हुआ? 1000। फिर ये वॉट और आवर को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? देखिए 1 आवर में 60 मिनट होंगे और 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए। तो आवर को अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा? 3600 सेकंड। अब ये क्या है? वॉट और ये सेकंड, और वॉट सेकंड ये क्या होता है? जूल। तो इस तरह से हमको ये मिलेगा, ये देखिए 3600 और यहाँ पर 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 360000 और यहाँ पर वॉट इंटू सेकंड को हम लिख सकते हैं जूल। तो ये हमको इक्वेशन मिल गया जूल में। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि देखिए यहाँ पर अगर आप पॉइंट लिखना चाहो तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू हम 6 स्टेप इस तरफ आए तो ये हो जाएगा 10⁶, और ये जूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे। तो अगर आपको कितनी जूल एनर्जी आपने यूज़ की वो अगर आपको बनाना है तो सिंपली आप उसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगर आपको जो यूनिट है वो कॉमर्शियल एप्लीकेशन में यूज़ करनी है तो आप लिखेंगे किलो वॉट आवर में। अगर आपको जूल में फाइंड करना है तो आप लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻² जूल। तो ये कुछ हमारी बात हो गई इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। पावर यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम या तो फिर एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसके ऊपर से हमने पावर का फॉर्मूला निकाला था, P इज इक्वल टू क्या था? VI। वो इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है? पावर P इज इक्वल टू VI, और V की जगह पे अगर आप IR रख दोगे तो ये हो जाएगा I²R। और तीसरा हमारा इक्वेशन था P इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई R। तो ये 3 इक्वेशन हमने बनाए थे पावर के। जब हम सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर I कांस्टेंट होगा तो हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। जब हम पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर V कांस्टेंट होगा तो हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। पावर का जो यूनिट है वो है वॉट, जो बड़ा यूनिट है वो है किलोवाट,
उसी तरह से एनर्जी का यूनिट है वॉट आवर, कॉमर्शियल यूनिट है वो है किलो वॉट आवर, और जूल में अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाहें तो वो होगा 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम जो हमारा एक्सरसाइज है उसका पूरा सॉल्यूशन का वीडियो भी एक बना देंगे। तो मिलते हैं हम अब जो हमारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का वीडियो होगा उसके अंदर। तो तब तक के लिए बाय बाय।